नमस्कार। मैं डॉक्टर सुदर्शन सिंह राठौड़, सहायक आचार्य, इतिहास विभाग, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियोज में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति पर चर्चा करते आ रहे हैं, उसी क्रम में आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तीसरे चरण पर अपना मत प्रकट करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जिसमें हमने उसको 3 भागों में पढ़ करके हम उसका अध्ययन करते हैं। प्रथम चरण जो 1885 से शुरू होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही, और 1885 से लेकर के 1905 तक का जो समय है उसको प्रथम चरण कहा जाता है, और 1905 से 1919 तक का जो समय है उसको द्वितीय चरण कहते हैं, और 1919 से लेकर के 1947 तक का जो समय है उसको हम तृतीय चरण की संज्ञा देते हैं। तो प्रथम 2 चरणों पर हमने विस्तार से चर्चा की है। आज तीसरा चरण, जिसको एक अन्य नाम से जाना जाता है, और वो अन्य नाम है गांधीवादी युग, क्योंकि इस तृतीय चरण में 1919 से लेकर के 1947 तक लगातार जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व गांधी जी के हाथों में रहा। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संपूर्ण जो भारतीय राजनीति थी और संपूर्ण जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो भी जिस प्रकार की नीतियां बनाई गई, उसमें महात्मा गांधी का बहुत ही अहम जो है वो भूमिका उसके अंदर थी। तो थोड़ा सा हम गांधी जी के बारे में जानते हुए कि किस प्रकार से वो इस आंदोलन से जुड़े और किस तरीके से ये उत्तरोत्तर प्रगति करता गया, और गांधी जी के नेतृत्व के कारण और अन्य जो है घटनाएं घटित हुई, जिसके कारण भारत जो है वो 200 वर्षों की ब्रिटिश गुलामी से मुक्त हुआ और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत का निर्माण हुआ। तो महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, गुजरात के पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था, और प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने यहीं पर उसका अध्ययन, प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने यहीं पर प्राप्त की थी, और उसके बाद में वो वकालत की शिक्षा करने के लिए इंग्लैंड चले गए। तो इंग्लैंड में उनको बैरिस्टर की उपाधि वहाँ से मिली, और वहाँ से बैरिस्टर बन करके वो पुनः भारत आए थे। थोड़े समय तक उन्होंने यहाँ पर अपनी वकालत प्रारंभ की, वो भारत में अपनी वकालत की प्रैक्टिस कर रहे थे। और इसी सिलसिले में 1893 के अंदर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ पर भारतीयों की कुछ समस्याएं थी, तो उन समस्याओं के निराकरण के लिए उनको दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा, और वहाँ जाकर के उन्होंने निकट से ये महसूस किया कि वहाँ पर नस्ल भेद की जो है वो बहुत ही भयंकर समस्या दक्षिण अफ्रीका के अंदर थी। गोरे लोगों के द्वारा काले लोगों पर अत्याचार किए जाते थे, और जो गोरे लोग थे वो काले लोगों को बिल्कुल ही दास की तरह से रखना चाहते थे, और उनके साथ में विभिन्न प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सारे के सारे भेदभाव वहाँ पर किए जाते थे। तब गांधी जी ने वहाँ जाकर के और उस नस्ल भेदी और उस जो है रंग भेदी आंदोलन को उन्होंने अपना नेतृत्व दिया, और गांधी जी के जो प्रयोग थे, गांधी जी जिस प्रकार से विरोध करने का तरीका अपनाते थे, वो उनके 2 महत्वपूर्ण हथियार थे, सत्य और अहिंसा। और इसी के आधार पर उन्होंने सत्याग्रह का सिद्धांत दिया। तो जब उन्होंने वहाँ पर वो आंदोलन छेड़ा, और बाद में वहाँ पर उनको उस आंदोलन के अंदर भरपूर समर्थन भी मिला, और वो आंदोलन उनके नेतृत्व में सफल भी हुआ। और उसके बाद में 1915 के अंदर जब गांधी जी भारत आए, तो भारत आए उस समय में भारतीय राजनीति के अंदर अलग तरीके से, जो भारत में बिल्कुल अलग तरीके से राजनीतिक तंत्र स्थापित हो चुका था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों के ऊपर विभिन्न प्रकार के नियम कानून बना करके राज किया जा रहा था, और 1914 के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध भी प्रारंभ हो चुका था। तो प्रथम विश्व युद्ध भी प्रारंभ हो चुका था। तो इसी पृष्ठभूमि में
जब एक तरफ प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, पूरा विश्व जो है वो दो धड़ों में बंट चुका था, और दूसरी तरफ भारत के अंदर संवैधानिक अधिकारों के लिए मांग प्रबल होती जा रही थी। तो ऐसे समय में गांधी जी ने प्रारंभ में संपूर्ण देश का दौरा किया, और उसके बाद में उन्होंने अहमदाबाद के अंदर साबरमती आश्रम की स्थापना की। यहाँ से गांधी जी ने धीरे धीरे अपनी नेतृत्व क्षमता के आधार पर भारतीय जनमानस के अंदर एक गहरा जो है वो गहरी पैठ उन्होंने जमाई, और आगे भी सभी नेता ये चाहते थे कि अब भारत में भी गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया जाए। तो गांधी जी ने जो सत्याग्रह का प्रयोग किया, जिसे गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहते हैं, उस पर आज हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे कि गांधी जी ने जिस समय में भारत में ब्रिटिश नीतियों का विरोध किया जा रहा था, और इन्हीं नीतियों के विरोध में, क्योंकि हमने सारी चर्चा की है इससे पहले के फेज में कि किस तरीके से भारत में इस समय में क्रांतिकारी आंदोलन अपने चरम पर पहुंच चुका था। लाल बाल पाल के नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा था, और भारत ही नहीं, विदेशों में भी बहुत सारी क्रांतिकारी घटनाएं घटित हो रही थी। तो ब्रिटिश सरकार कैसे भी करके इस क्रांतिकारी घटनाओं पर अंकुश लगाना चाहती थी और ये अंकुश लगाने के लिए उन्होंने 1919 का अधिनियम जब पारित किया, तो उस अधिनियम में कहीं न कहीं भारतीयों को संतुष्ट करने का प्रयास किया, जिस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। लेकिन फिर भी कहीं पर भी जिस प्रकार के वादे युद्ध से पहले किए गए थे, वो वादे जो है प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में सफल होते नजर नहीं आ रहे थे। दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जनमानस को और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए एक नया कानून पास किया था, जिसको रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता था। सिडनी रॉलेट जो कि एक न्यायाधीश थे, उनकी अध्यक्षता के अंदर ये आयोग बैठाया गया था 1917 के अंदर, और 1919 में इस आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया गया। तो ये जो रॉलेट एक्ट था, जिसको भारत के अंदर अंधा कानून की संज्ञा दी गई थी, और इसके अंदर बिना किसी को पूर्व सूचना दिए उस पर राजद्रोह का आरोप लगा करके उसको बंदी गृह या कैद के अंदर डाला जा सकता था। इस प्रकार से ये दैहिक स्वतंत्रता का हनन करने वाला एक एक्ट था, जिसका संपूर्ण भारत में विरोध चल रहा था। तो गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग इसी एक्ट को लेकर के किया, और उन्होंने ये घोषणा की कि हम शांतिपूर्ण तरीके से और सत्य और अहिंसा का सहारा लेकर के सत्याग्रह का प्रयोग करेंगे, और ब्रिटिश सरकार की इन नीतियों का हम पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। तो गांधी जी के इस निर्णय का सभी शीर्ष नेतृत्व ने समर्थन किया, और भारतीय जनमानस में प्रचार प्रसार के लिए भी इसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं करने की ओर ध्यान दिया गया। और 30 मार्च 1919 को प्रथम सत्याग्रह की घोषणा की गई गांधी जी के द्वारा कि 30 मार्च 1919 को ये प्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया जाएगा। तो इस प्रकार से 30 मार्च 1919 से लेकर के 18 अप्रैल 1919 तक का जो समय है, उसको गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह का समय कहा जाता है। 30 मार्च 1919 को ये सत्याग्रह प्रारंभ किया गया, और 18 अप्रैल 1919 को ये सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया। तो इन परिस्थितियों पर हम कुछ चर्चा करेंगे। जब 30 मार्च की तिथि इस सत्याग्रह के प्रयोग के लिए रखी गई, लेकिन उस समय में पर्याप्त तरीके से प्रचार प्रसार करना संभव नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे समय में गांधी जी ने थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हुए 6 अप्रैल 1919 से इस प्रथम सत्याग्रह को प्रारंभ करने की जो तिथि थी, उस तिथि में परिवर्तन करते हुए 6 अप्रैल 1919 को ये तिथि रखी गई, जिससे मीडिया के अंदर इसका पूरा प्रचार किया जा सके। दूसरी तरफ रॉलेट एक्ट के विरोध में, अब इसमें सत्याग्रह में करना क्या था, इसमें जो कार्यक्रम रखे गए थे कि सरकार के इस एक्ट का सभी जगह पर विरोध किया जाएगा, शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकाले जाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से हड़तालें की जाएगी, सार्वजनिक स्थानों पर सरकारी जो सिस्टम है उसका बहिष्कार किया जाएगा, और
बिना किसी हिंसात्मक गतिविधि को अपनाए सरकार पर एक विशेष प्रकार का दबाव बनाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि इस काले कानून को, रॉलेट एक्ट को स्थगित किया जा सके। इस तरीके से ये जो सत्याग्रह का प्रयोग था वो शुरू हुआ। सभी स्थानों पर इसका समर्थन मिला। संपूर्ण भारत के अंदर गांधी जी का ये जो सत्याग्रह था वो सही तरीके से, सुचारू तरीके से एक नीति के तहत जो है उसका प्रयोग किया जाने लगा। क्योंकि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, तो सरकार कोई ज़्यादा इस पर जो है वो किसी प्रकार से दबाव नहीं बना सकती थी। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनके कारण ये आंदोलन उग्र और तीव्र हो गया। विशेष रूप से पंजाब, बंगाल और दिल्ली, ये जो क्षेत्र था वहाँ पर बहुत ही उग्र घटनाएं होना प्रारंभ हो गई और कई स्थानों पर पुलिस और जनता के बीच में, पुलिस और मजदूरों के बीच में, सेना और किसानों के बीच में झड़पें प्रारंभ हो गई। अब जैसे जैसे ये कार्यक्रम चल रहा था तो ऐसे समय में पंजाब के अंदर इस समय में दो लोकप्रिय नेता थे। उन दो लोकप्रिय नेताओं के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था, जिनका नाम है डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। तो सैफुद्दीन किचलू और सतपाल जो है उस समय में पंजाब के लोकप्रिय लीडर थे और इन्होंने रॉलेट एक्ट के विरोध का जिम्मा और पंजाब के अंदर सत्याग्रह आंदोलन छेड़ने का जिम्मा अपने ऊपर लिया। और 9 अप्रैल को ये पंजाब में जब इन्होंने प्रवेश किया तो उस समय में, क्योंकि पंजाब में इस समय में जनरल डायर के हाथ में प्रशासनिक जो जो नेतृत्व था वो जनरल डायर के हाथ में था और डायर ये चाहता था कि कैसे भी करके इस आंदोलन को कुचलना है। तो 9 अप्रैल को वो पंजाब में प्रवेश किया। तो 9 अप्रैल को प्रवेश करने के बाद में 10 अप्रैल को उन्हें बिना किसी कारण के दोनों ही नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया। तो जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उनके गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब के अंदर जुलूस निकाले गए और उन शांतिपूर्ण तरीके से निकलने वाले जुलूसों पर भी पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। कई स्थानों पर गोली भी चलाई गई और कई स्थानों पर हिंसक घटनाएं हुई जिसमें बहुत सारे भारतीय नागरिकों की भी मौत हुई। तो ऐसे समय में जब ये सारा घटनाक्रम चल रहा था और ऐसे समय में बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के विरुद्ध और रॉलेट एक्ट के विरुद्ध पंजाब के अंदर एक स्थान है जलियांवाला बाग, उस जलियांवाला बाग स्थान पर एक शांतिपूर्ण सभा रखने का निश्चय किया गया। तो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जलियांवाला जो स्थान है वहाँ पर लगभग 20,000 लोग एकत्र हुए और इन लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से इस सभा के आयोजन की शपथ ली। और चूँकि ये भी कि सरकार ने भी इसमें इस प्रकार से कुछ भी पहले से नहीं किया था, सरकार ने भी कहा था ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग सभा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो जिस समय नेताओं के भाषण वहाँ पर चल रहे थे उसी समय जो है जनरल डायर जो है, जिसने मार्शल लॉ पंजाब में लगाने की घोषणा की और वो एक सेना को लेकर के वहाँ पर पहुँच गया। तो जलियांवाला बाग एक ऐसा स्थान था जहाँ पर केवल एक ही दरवाज़ा था जो अंदर बाहर जा आ सकते थे, छोटा सा दरवाज़ा था। उस दरवाजे को घेर लिया गया, पूरे बाग को घेर करके बिना कोई पूर्व सूचना दिए डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस गोलीबारी में ऐसा कहा जाता है कि गोलियां तब तक चलती रही जब तक कि उनके पास में बारूद समाप्त नहीं हुआ। तो इस भीषण गोलीबारी के अंदर जहाँ पर लोग कहीं जा नहीं सकते थे, केवल एक दरवाजे से बाहर आते, तो वहाँ पर भी सेना खड़ी थी और वो लगातार गोलियां चलाए जा रहे थे। इसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए और बहुत अधिक संख्या के अंदर लोग जो है वो घायल हुए। तो एक तरीके से पूरा जलियांवाला जो स्थान था वो रक्त रंजित हो गया। इस घटना ने पूरे हिंदुस्तान की जनता के मन में ब्रिटिश सरकार के विरोध का ऐसा भाव भर दिया और लोगों के मन के अंदर पीड़ा हुई कि एक शांतिपूर्ण तरीके से जो सभा का आयोजन किया जा रहा था, उस सभा के अंदर भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्रूरतम और बहुत ही भयानक तरीके से जो है वो हिंसात्मक घटना को अंजाम दिया गया। तो ऐसे समय में संपूर्ण भारत के अंदर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और इन्हीं विरोध प्रदर्शनों के बीच में बहुत सारी झड़पें एक के बाद एक होने लगी। अनेक स्थानों पर जो है वो आपस में झड़प के अंदर बहुत सारे लोग भी मारे गए और कहीं पर जो सरकारी कार्यालय वगैरह उनको भी जलाया गया।
और अनेक स्थानों पर यूरोपियंस की भी हत्या की जाने लगी। तो इस तरीके से जो सत्याग्रह का प्रयोग था, जिसमें बिल्कुल अहिंसक तरीके से इस सत्याग्रह को चलाया जाना था, परंतु वो इस घटना के कारण ऐसा नहीं हो सका। हालांकि जलियांवाला बाग हत्याकांड का संपूर्ण भारत में विरोध हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के अन्य सभी जो संगठन थे, उन्होंने इस घटनाक्रम के लिए ब्रिटिश सरकार को जिम्मेदार ठहराया और ये आरोप लगाया कि जो घटना शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रही थी उस पर इस प्रकार की हिंसात्मक कार्रवाई करने का कोई औचित्य नहीं था। उस समय में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि को वापस लौटा दिया और नागर, जो कि वायसराय की काउंसिल के मेंबर थे, उन्होंने अपनी सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। इस तरीके से संपूर्ण भारत के अंदर अलग अलग तरीके से विरोध किया जाने लगा। गांधी जी ने भी अपनी केसरे हिंद की जो उपाधि उनको मिली थी, प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने ब्रिटिश सरकार को सपोर्ट किया था, तो उस समय में उनको केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। उन्होंने भी अपनी केसरे हिंद की उपाधि को लौटा दिया। इस तरीके से ब्रिटिश सरकार को पूरी तरीके से इस हत्याकांड के बाद में घेर लिया गया और यहीं से भारत के अंदर जो क्रांतिकारी आंदोलन है उसका दूसरा चरण भी शुरू हुआ था, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से भारतीय नवयुवकों के द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन को आगे गति दी गई। तो इन सब हिंसक घटनाओं के कारण 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह समाप्त कर दिया। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद में संपूर्ण भारत की राजनीति के अंदर एक अलग तरीके का बदलाव आ गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी अलग तरीके से एक बड़ा आंदोलन छेड़ने की जो बात है वो अपने अधिवेशन में रखना प्रारंभ कर दिया। तो हालांकि हम उस पर चर्चा करें कि प्रथम जो सत्याग्रह था गांधी जी का, उस प्रथम सत्याग्रह के अंदर वो कुछ हासिल नहीं हो पाया जो उद्देश्य लेकर के उन्होंने इसका प्रयोग किया था, लेकिन फिर भी ये कुछ मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण था कि भले ही ब्रिटिश सरकार ने अपनी ताकत के बल पर इस सत्याग्रह को दबाने का प्रयास किया और उन्होंने हिंसक गतिविधियों को अंजाम देते हुए इस सत्याग्रह को दबाया, लेकिन फिर भी जो भारतीय जनमानस था, उस भारतीय जनमानस में ब्रिटिश सरकार की जो नीतियाँ थी वो एक्सपोज हो गई और भारतीय जनमानस में अब ये बात उनके दिलो दिमाग में बैठ गई कि ये अंग्रेज जो है वो किसी भी प्रकार से भारत में कोई भी संवैधानिक सिस्टम को डेवलप होने नहीं देना चाहते हैं और ये भारतीयों की आवाज़ को कुचलने का प्रयास करते हैं और इसके लिए ये किसी भी प्रकार की घटना को अंजाम देने में नहीं चूक रहे हैं। तो ऐसे समय में भारतीयों ने जो है वो महात्मा गांधी जी को पुनः निवेदन किया कि अब ये जो आंदोलन है वो आंदोलन आपके नेतृत्व में और आगे बढ़ना चाहिए। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये जो पहला सत्याग्रह था, इस पहले सत्याग्रह ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा और दशा दोनों को बदला और भारतीय जनमानस के अंदर अब अलग तरीके से ब्रिटिश सरकार का विरोध करने की बात उनके दिलो दिमाग पर बैठ गई। तो इस प्रकार से ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और इसके बाद में एक आयोग का गठन किया गया, हंटर आयोग। हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ और उस हंटर आयोग ने भी कुछ नहीं किया, लीपापोती का काम किया। उन्होंने डायर को केवल ये कहा कि डायर ने अपनी शक्तियों का जो अपने पावर्स है उनका अधिकतम प्रयोग किया वहाँ पर, जो कि उसके द्वारा नहीं किया जाना चाहिए था। और इसके बाद जब डायर यहाँ से वापस इंग्लैंड गया तो उसको इंग्लैंड के अंदर, वहाँ की संसद के अंदर उसको सम्मानित किया गया और उसको सॉर्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया और उसको शेर की उपाधि दी गई। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार जो है वो इस घटना को अंजाम देने के पीछे उनकी ये मंशा थी कि वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को दबा सकेंगे, लेकिन उल्टा ये आंदोलन ने और भी तेज और तीव्र गति प्राप्त की। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता देना चाहता हूँ कि बाद में जनरल डायर की हत्या भी एक भारतीय क्रांतिकारी के द्वारा ही की गई थी। उधम सिंह ने ये शपथ ली थी कि वो डायर की जो है हत्या करेंगे वहाँ जा करके, और उधम सिंह ने बाद में इंग्लैंड जा करके जनरल डायर की गोली मार करके हत्या भी कर दी थी। तो इस तरीके से इस जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारत के अंदर क्रांतिकारी आंदोलन को नए सिरे से प्रारंभ किया और जो भारतीय युवा शक्ति थी उसके मन में भी अंग्रेज़ों के खिलाफ एक विशेष आक्रोश जो है वो पैदा हो गया था। अब
ये जो प्रथम सत्याग्रह था, तो ये गांधी जी का एक नया प्रयोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आया था। और अब जो आंदोलन आगे चला वो सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के प्रयोगों के साथ में आंदोलन आगे चला। तो उस पर हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।